गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस देखिए हमारा जो टॉपिक है द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज, यानी जो इटली की जो शहर थे उनका वापस से पुनरुत्थान होना, दोबारा से ऊपर उठना। इसी में आगे हम पढ़ेंगे वाइल वेस्टर्न यूरोप वाज बीइंग रीशेप्ड बाय फेडरल बॉन्ड्स एंड यूनिफाइड अंडर द लेटिन चर्च। जब यूरोप वापस से रीशेप हो रहा था, वापस से अपने कार में आ रहा था, और फ्यूडल बॉन्ड्स की वजह से, किसके कारण, जो सामंतीय जो संबंध है उनकी वजह से, और एकीकृत हो रहा था किसके अंडर में, लेटिन चर्च के अंडर में। एंड ईस्टर्न यूरोप एंड द बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, ऐसे ही पूर्वी यूरोप और बाइजेंटाइन साम्राज्य में, जो पूर्वी यूरोप था वो किसमें चेंज हो रहा था, बाइजेंटाइन साम्राज्य में। एंड इस्लाम वाज क्रिएटिंग अ कॉमन सिविलाइजेशन फॉर द वेस्ट, और वैसे ही पश्चिम में जो इस्लाम है वो भी आगे बढ़ रहा था, किसको लेकर, कॉमन सिविलाइजेशन, मतलब जो साधारण जो नागरिकता है उसमें चेंज हो रहा था। इटली वाज वीक एंड फ्रेगमेंटेड, इटली क्या था, इटली कमजोर था और टुकड़ों में बटा हुआ था। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में बटना। However, it was these very development that helped the revival of Italian culture। और ये जो ऊपर हमने बात करी कि जो ये यूनिफाइड हो रहा था लैटिन चर्च में, बाइजेंटाइन में आगे बढ़ रहा था, तो इसी ने इसको हेल्प की किसमें, डेवलप करने में, जो इटालियन सिटीज है उनको वापस से डेवलप करने में हेल्प की। With the expansions of trade between the Byzantine Empire and Islamic countries। यस देखिए, जब व्यापार का विस्तार हो रहा था किस के बीच में, बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में, द पोर्ट्स ऑफ द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड। और वैसे ही जो इटली की कोस्ट है, कोस्ट मतलब तट, तटों पर जो पोर्ट थे, पोर्ट मतलब बंदरगाह, उनका व्यापार भी बढ़ता जा रहा था। फ्रॉम द 12th century as the Mongols opened up trade with China via Silk Route, and Silk Route एक व्यापारिक मार्ग था, तो एंड वो ट्रेड विथ वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज। इसी तरह से मंगोल्स जो थे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था किस रास्ते से, उनका चाइना से, जो कि सिल्क रूट है, ठीक है। तो वो जो ट्रेडिशन था, ट्रेड था, वो बढ़ता जा रहा था, व्यापार बढ़ रहा था। ऑल्सो इंक्रीज इटालियन टाउन्स प्लेड अ सेंट्रल रोल। ये जो व्यापार बढ़ रहे थे, इसमें जो इटालियन टाउन्स है, जो इटालियन कस्बे थे, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। दे नो लॉन्गर सा देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ अ पावरफुल एम्पायर। अब वो अपने आप को किस रूप में नहीं देखते थे, एक पावर शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में नहीं देखते थे, बट एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट। लेकिन किस रूप में देखते थे, एक आत्मनिर्भर, इनको हम कहेंगे शहर राज्य के रूप में, या फिर नगर राज्य के रूप में देखते थे। टू ऑफ दीज, इनमें से दो हैं, फ्लोरेंस एंड वेनिस वर रिपब्लिक। फ्लोरेंस एंड वेनिस जो थे वो कैसे थे, रिपब्लिक थे। रिपब्लिक क्या होता है, जहां पर लोगों का शासन होता है, गणतंत्र होता है। एंड मैनी अदर वर कोर्ट सिटीज, और दूसरे जो थे दो, तो ये क्या थे, रिपब्लिक थे, और जो दूसरी सिटीज थी या फिर जो टाउन्स थे वो कोर्ट सिटीज, मतलब जो दरबारी वगैरह थे ना इनके, वो लोग वहां पे रहते थे, रूल्ड बाय प्रिंसेस। और यहाँ पर जो शासन करते थे वो कौन करते थे, प्रिंसेस करते थे, यानी राजकुमार यहाँ का शासन चलाते थे। वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी वॉज वेनिस। इस देखिए, इनमें से एक जो थी जिसको हम वाइब्रेंट कहेंगे, यानी कि जीवंत जो एक शहर था वो कौन सा था, वेनिस था। और एक और था, पहला तो वेनिस था, दूसरा जिनेवा था। They were different from other part of Europe. The clergy were not politically dominated here. दूसरे जो यूरोपियन पार्ट्स थे उनके हटकर यहाँ पर क्लर्जी का ज्यादा पॉलिटिकली रूप से महत्वपूर्ण नहीं था। Nor were there powerful feudal lords, ना ही यहाँ पर उस तरीके के सामंतीवादी जो संबंध थे वो थे। यहाँ पर शासन था किसका, रिच मर्चेंट्स का, ठीक है। रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। बैंकर्स कौन होते हैं, बैंक से बैंकर्स बना। बैंक क्या काम करता है, पैसे लेने देने का काम करता है। तो वो व्यक्ति जो पैसे लेने देने का काम करते थे, बड़े बड़े, जिनको हम कहते हैं हिंदी में महाजन या फिर सूदखोर जो होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्निंग द सिटी। मतलब जो बैंकर्स थे और मर्चेंट्स थे, इन लोगों ने ही, इनकी बहुत ज्यादा सहभागिता थी सिटी को डेवलप करने में। क्योंकि यहाँ पर कौन इम्पोर्टेंट नहीं थे, ना तो फेडरल थे, ना ही जो क्लर्जी थे वो थे। एंड दीज हैव द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट।
यस देखिए, इन्होंने हेल्प की, उनका विचार क्या था, जो नागरिकता, ठीक है, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट इवन व्हेन दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय मिलिट्री डिपोस्ट कौन होता है, तानाशाह। द प्राइड फेल्ट बाय द टाउनशिप पीपल इन बीइंग सिटीजन डिड नॉट वीकन। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ के रहने वाले नागरिक थे, अपने आप को क्या, नागरिकता, मतलब इनके अंदर क्या भावना पनप रही थी, स्ट्राइक रूट मतलब भावना पनपना, किसकी, नागरिकता की भावना पनप रही थी। कब भी, जब यहाँ पर शासन था किसका, मिलिट्री पोस्ट का, जहाँ यहाँ पर तानाशाह का शासन था ना, तब भी लोगों को अपने आप में ये गर्व होता था कि वो यहाँ के नागरिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सिटी स्टेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट में ये देखिए, कार्डिनल गैस्पारो कोनतार्नी एक व्यक्ति है ये, ठीक है। राइट्स अबाउट, ये लिखते हैं किसके बारे में, अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में अपने ग्रंथ में इन्होंने लिखा है। ऑफ हिज सिटी स्टेट, उनका जो नगर राज्य था उसमें, द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख लो चाहो तो आप, कॉमनवेल्थ अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ पीपुल अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट। जहां पर इस तरीके की पॉलिटिक होती है उसको हम कॉमनवेल्थ कहते हैं, ठीक है। मतलब सारे जो कॉमन, सारे जो साधारण लोग हैं वो एक साथ आना, ठीक है। दोबारा बोलूं, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ पीपुल अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट, इसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ। और हिंदी में इसका नाम है संयुक्त मंडल। उसके बारे में इन्होंने लिखा है, एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस, वेनिस की जो सरकार है, जो कि वहां पर उस टाइम कॉमनवेल्थ के नाम से जानी जाती थी, तो वो कहते हैं टू कम टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ अवर वेसिटियन कॉमनवेल्थ, द होल अथॉरिटी ऑफ द सिटी इज इन दैट काउंसिल। यानी इसमें जब हम इस शहर के बारे में देखते हैं तो इसके अंदर जितनी भी अथॉरिटीज, जितने भी अधिकार थे, काउंसिल, काउंसिल के अंदर एक परिषद के अंदर थे, इनटू विच ऑल जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब जो सज्जन लोग होते हैं, यानी कि यहाँ पर सज्जन लोग से मतलब कौन है, जो रिच है, ठीक है। ऑफ द सिटी बीइंग वंस पास्ट ऑफ एज ऑफ 25 years आर एडमिटेड। यानी ये जो काउंसिल थी इसके अंदर सभी लोग जेंटलमैन थे, और वो व्यक्ति जो कि अबाउट ऑफ 25 years है, वो इसका अपने आप ही क्या बन जाता था, सदस्य बन जाता था, मेंबर बन जाता था। नाउ फर्स्ट आई एम टू हील अबाउट रेकनगिंग हाउ एंड विथ व्हाट विजडम इट वाज ऑर्डिनाइड बाय आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज जो हमारे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नाउ आई एम फर्स्ट टू हील, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ऐसी मतलब रिकनगिंग मतलब होता है गणना करना, क्या चीज हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी बुद्धिमत्ता क्या थी, किस रूप से इन्होंने इसको सही ठहराया, किसको, कॉमनवेल्थ को, दैट द कॉमन पीपल शुड नॉट बी एडमिटेड इनटू दिस कंपनी ऑफ सिटीजन इन वोज अथॉरिटी द होल पावर ऑफ द कॉमनवेल्थ। मतलब कि किस तरीके से उन्होंने सही माना कि जो सारी अथॉरिटी है, जो पावर है, वो कॉमन लोगों को दी जानी चाहिए। इसके पीछे उनका क्या मानना था, वो कहते हैं बिकॉज, क्योंकि मैनी ट्रबल्स एंड पॉपुलर टूमल्ट अराइज इन दो सिटीज whose government is swayed by the common people। उनका ये मानना था कि वो शहर, ठीक है, जहाँ पर जो कॉमन लोग होते हैं उनका शासन होता है, उन शहरों में क्या होता है, अपने आप ही ट्रबल्स मतलब परेशानियां, समस्याएं जन्म लेती हैं। और ट्रबल्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोलाहल होना या फिर शोर शराबा होना, मतलब बहुत ज्यादा उसमें उपद्रव मचते रहता है ऐसी सरकार जब जहाँ पर होती है, जहाँ पर किनका शासन होता है, कॉमन पीपल का, साधारण लोगों का। मैनी वर ऑफ द country contrary opinion deeming that it would do well if this manner of governing the commonwealth should rather than defined by the ability and abundance of riches। उन्होंने उनके अनुसार क्या था कि अमीरों का शासन नहीं चलाकर कॉन्ट्रवाइज मतलब जो अमीर है, जो जिनके पास सारी संपन्नता है, धन संपदा है,
द हॉनेस्ट सिटीजन एंड दोज दैट आर लिबरली ब्रॉट अप। लिबरली मतलब होता है उदार लोग, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर उनका शासन चलाना चाहिए जो हॉनेस्ट है, ठीक है, और क्या है, जिनके पास धन संपदा है। ऑफन टाइम फॉल ऑफ पॉवर्टी, किनका नहीं चलाकर, गरीबों का शासन नहीं चलाकर। देयरफॉर आवर वाइज एंड प्रेडिडेंट एंड सेक्टर, इसीलिए हमारे जो बुद्धिमान, और प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकशील, ठीक है, विवेकवान जो हमारे पूर्वज थे, ऑर्डर कहा दैट दिस डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक रूल शुड गो रादर बाय द नोबिलिटी ऑफ इनलेंस देन बाय द स्टिमेशंस ऑफ वेल्थ। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा कि लोगों का शासन होना चाहिए, मतलब अमीरी को नहीं देखकर, जो नोबिलिटी है किसकी, इनलेंस, वंशावलियों पर आधारित नहीं होकर किस पर होना चाहिए, सभी लोगों का उसमें इक्वल पार्टिसिपेट होना चाहिए। ये विद द टेम्परेचर दैट मैन ऑफ चीफ एंड सुप्रीम नोबिलिटी शुड नॉट हैव दिस रूल अलोन। उनके कहने का मतलब था कि जो लोग चीफ, जो मुख्य लोग हैं, और जो नोबिलिटी है, जो सुप्रीम नोबिलिटी मतलब जो सर्वोच्च नोबल किसको कहते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, उनको कहा जाता है। तो सिर्फ उनके अकेले ही वो शासन ना करे, would rather than have with the power of a few than a commonwealth, but also every other citizen whose over not ignobly won। उनके अनुसार क्या है कि धन संपदा को आधार न मानकर कुलीन वंशीय जो लोग होते हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। So that of all which were noble by birth or endowed by virtue did obtain this right of government। उनके अनुसार क्या था कि जो भी लोग नोबल हैं, ठीक है, बाय बर्थ, और जो लोग साधारण लोग हैं, जो सदाचारी लोग हैं, ठीक है, जो उदार लोग हैं, उनका इसमें क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। बाकी का कल पढ़ेंगे।